सुर बदले नहीं लग रहे हैं, तेवर भी वही है और शब्द भी वही है। कहने का तरीका है, अगर मेरे लोग ये मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे लोग भी राहुल नागपाल को दलाल और ये और वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और आरएसएस और बीजेपी के लोग भी मुझे लठ लेकर के ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं किसके लिए क्यों गाली खाऊं भाई? मेरा क्या मतलब है? ये बसपा वाले भी मुझे गाली दें, वामसिप वाले भी मुझे गाली दें, ये जितने संगठन चल रहे हैं ये भी सारे मुझे गाली दें। इसके थ्रू रास्ता है उधर जाने का? अभी तो कहीं कोई जाने का रास्ता नहीं। आप कांग्रेस का ठप्पा लग रहा है? नहीं, मैं तो राहुल गांधी की भी कमियां बताई ना आपको। मैंने तो कहा ना कि भाई चुनाव से ठीक पहले जब 50 ओवर का मैच है तो लास्ट के 10 ओवर छोड़ करके विदेश जाने की क्या जरूरत है? तो पूरा एंड लास्ट बॉल तक मैच लड़ा जाए। तो राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है, इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे नेता भी हैं, लेकिन चाहिए था कि मैच को फिनिश किया जाए। राहुल गांधी फिनिशर नहीं है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी को कहा था ना बेस्ट फिनिशर हैं, तो इस प्रकार से रिंकू सिंह हैं, ये तमाम लोग हैं। तो राहुल गांधी मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, टॉस भी जीत लेते हैं, लेकिन वो फिनिशर नहीं है, उनको फिनिशर बनना पड़ेगा। कांग्रेस के बाद में अगला ठिकाना क्या है आपका, कहाँ जाएंगे? नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैंने कांग्रेस की सदस्यता तो कभी ली नहीं। कांग्रेस से कहाँ जाएंगे? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। मैं बसपा में था, नो डाउट, 4 महीने बसपा में रहा, ये भी सच है, लेकिन उसके बाद में मैं कांग्रेस में कभी गया नहीं। मैंने कांग्रेस की कोई सदस्यता नहीं ली। आप कांग्रेस की? नहीं, कभी हमने बैटिंग नहीं की कांग्रेस की। राहुल गांधी अच्छे इंसान है, उनकी आज भी तारीफ है। बहन जी ने जो अच्छे काम करे उनकी भी तारीफ, अखिलेश यादव भी तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी अगर हमारे लिए कुछ अच्छा काम भविष्य में करेंगे तो उनकी भी तारीफ करेंगे। अभी तक तो कुछ किया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई जब सवर्ण समाज जो है, जिसको जाति के आधार पर जो पूजनीय है, वो सवर्ण समाज सबसे पहले आकर के रोटी बेटी का व्यवहार चमार के साथ, भंगी के साथ, खटीक के साथ, पासी के साथ करे, तो जात पात की बधाई तो तभी होगी। ये जितने शंकराचार्य कहे भाई अपने परिवार के लोगों से जाओ करके चमारों को लड़कियां दो, चमारों की लड़कियां लो, उनके साथ बैठ करके खाओ। ये घर से जो मिनरल वाटर लेकर के जाते हैं और फिर खाना पैक करा करके दलित की झोपड़ी में खा करके कहते हैं कि देखो हम जो यहाँ पर आकर के दलित के खाना खा रहे हैं, एहसान बंद करो। दलित को अपने घर में बुलाओ, उसको 5 स्टार, जो तुम्हारे 5 स्टार जैसे घर हैं वहाँ खाना खिलाओ, उसके पैर धो, उसको जिजमानी दो, उसको दान दक्षिणा दो, तब जाकर के पता चलेगा। जाति इस भारत से 100 साल तक खत्म नहीं हो रही। और ये पढ़े लिखे थोड़े बहुत जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं, ये प्रयासरत है कि कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि उनको भारत की जमहूरियत को, संविधान को, सबको बचाना है। तो वो लोग हमारे जैसे, आपके जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम भी लोग कब तक बोलेंगे? एक समय है, कोई सब समाज तो पैसा बोलने का देता नहीं है, और नौकरी हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो बच्चे तो सबके बड़े हो रहे हैं, पेट सबके, भूख सबको लगती है, लिहाजा आज नहीं कल एक दिन थक के बैठ जाएंगे। तो सब हर आदमी अपना अपना काम करे। राहुल नागपाल थक गए? नहीं, थके नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि जब हमारे लोग भी हमारी बात नहीं सुन रहे हो, नहीं तो कांग्रेस को सबूतों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कहाँ पर गड़बड़ हुई है, किन बूथ पर गड़बड़ हुई है, अपना जो जितना वोट पड़ा वो भी निकालो, और जो वोटर लिस्ट है उसमें भी उसको भी निकालो। कहने भर से काम नहीं चलता है, आपको कहीं ना कहीं दिखाना भी पड़ेगा। राहुल गांधी निसंकोच बहुत अच्छे लीडर है, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड टाइम पर आकर के जो उनका गठबंधन है ना, जो मैच में उनको एंड टाइम पे आकर के आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, वो लास्ट के 10 ओवर छोड़ के चले जाते हैं, जब तुम खेल लो। तो वो लास्ट के 10 ओवर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव हार। रणभूमि के मैदान में जो लोग एंड तक, अंत तक डटे रहते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोग युद्ध के मैदान में युद्ध जीतते हैं। निसंकोच कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, एनडीए ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और चाहे तो उसमें मोदी जी का नाम ले लीजिए, अमित शाह का नाम ले लीजिए, सुशासन बाबू का नाम ले लीजिए, जितने लोग वहाँ पर हैं तमाम लोगों ने मेहनत की, और जनता का जो जनादेश है वो शर्माते हैं, उसमें किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने बेहतर किया होता तो उनकी सरकार बनी होती, अब एनडीए ने बेहतर किया तो उनकी सरकार बनी है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, आज ये सरकार में है, कल दूसरे सरकार में होंगे, परसों तीसरे सरकार में होंगे। यही देश है, इसी देश के अंदर एक नारा लगता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंडिया ही इंदिरा है और इंदिरा ही जो है वो भारत है। आज वो लोग किस हाल में हैं, कांग्रेस के लोग, आप उनको भी देख रहे हो, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो आजीवन जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे, 10 साल 5 साल के बाद में वो कहाँ होंगे, ये वक्त के गर्म में है। तो अब बधाई नीतीश कुमार जी को, बहुत बहुत आभार। वो बिहार के आवाम का ख्याल रखें, बिहार की जनता का ख्याल रखें, और जैसा नाम है उनका वैसा काम करें। तो आप मानते हैं गड़बड़ नहीं हुई है? नहीं, गड़बड़ हुई होगी, मैं इसके लिए, ये तो जांच का विषय है। जो लोग कह रहे हैं गड़बड़ हुई है, आपके साथी तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं सारे। हमारे साथी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके पास कुछ प्रूफ होंगे, तो इसलिए वो लगा भी रहे हैं। मैं तो अभी 1.5 महीने से सोशल मीडिया से दूर हूँ, तो मुझे पता भी नहीं कि कहाँ किसके पास क्या सबूत है, और अभी पता नहीं कब तक दूर रहूंगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आज आपके इस पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है, और अगर किसी को लगता है कि चुनाव में घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुई है, तो उसको रोड पे आकर के आंदोलन। अभी तो राहुल गांधी जी कहीं मिले तो मैं पूछूं कि जब चुनाव में तनातनी चल रही है तो तुम विदेश क्या करने चले गए थे?
ये सोचने का विषय है ना कि जब यहाँ पर तुम्हारी बेहद जरूरत है और उस बेहद जरूरत के बीच में तुम विदेश का दौरा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई? चुनाव के बाद चले जाना। इसका मतलब जब तुम ही खुद गंभीरता से बिहार के चुनाव को नहीं ले रहे हो तो फिर पब्लिक या वोटर ही क्यों गंभीरता से लेगा? बिहार में मायावती का तो कोई दोष नहीं रहा, आप लोग बड़े आरोप लगाते हैं। देखिए, मायावती जी का जहां तक सवाल है, मायावती जी का की कमिटमेंट जो बीजेपी के साथ में है वो, देखिए मेरी कमिटमेंट आपका विरोध करना है या आपका समर्थन करना, मैं कर रहा हूँ। नहीं, 8 लाख वोट पड़ा है, नोटा को 9 लाख पड़ा है, इनको 8 लाख पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। नोटा 1 लाख वोट आगे है और एक सीट भी जीते है ये, और 9 लाख के आसपास ही जितना मैंने देखा है कि वो ओबीसी साहब को पड़ा है, उनको 5 सीट बचाने में अपनी कामयाब रहे हैं। तो जहां तक सवाल बसपा का है तो बसपा को मैं क्या ही कहूँ, ये मैं तो दरअसल थक गया हूँ। बसपा का तो कोई दोष नहीं, क्योंकि अभी तक आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिताने में बसपा का हाथ रहता है। नहीं, अब जब जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो गया तो बसपा के 1-2 लाख से क्या हो गया? अगर कांग्रेस बर्बाद हुई और कांग्रेस के साथी दल बर्बाद हुए तो बसपा भी बर्बाद हुई, ऐसा नहीं है। पर यह भी देखने को मिला बिहार में राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात मंचों से करते हैं, लेकिन जब सीटों की बात आती है वहाँ नजर नहीं आता। कई बार हमें तो ये भी पता चला, हमें तो ये भी कुछ पता चला है कि उसी क्या नाम है, इंडिया गठबंधन ने जो है कुछ बीजेपी के लोगों को भी बुला करके टिकट दिए। तो ये क्या ना कि ये जो आदमी मंच से बोलता है वो क्या वास्तव में हो रहा है, क्या वो है? जब वो दिखता नहीं तो आदमी, फिर मेरे जैसा आदमी भारी मन से ये कहता है छोड़ो सब ज्यादा काम धंधा करते हो, कुछ क्यों खामूंगा, इनको बीजेपी वालों से भी दुश्मनी लो, ये भी गाली बक रहे हैं, उधर बसपा वाले गाली बक रहे हैं कि राहुल को ढूंढो, तो हम तो दोनों तरफ से हमारी कुटाई पिटाई हो रही है। तो लिहाजा हमने बीजेपी और आरएसएस को भी उनके हाल पे छोड़ दिया, उनको भी शुभकामनाएं, और बसपा नेक्स्ट पीएम बहन जी वो भी प्रधानमंत्री बने, उनको भी शुभकामनाएं। राहुल गांधी अपने आप में सुधार करें, उनको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो सही बात उनको बताएं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छे हैं, बेहद मतलब सरल स्वभाव के हैं। अब वो उनके आसपास एक ऐसा जमावड़ा है जिसको मैं समझता हूं कि वो जमावड़ा जो है उनको कुछ करने नहीं दे रहा है, और उस घेरे को वो तोड़ेंगे, आम जनमानस से मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय पर लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की जो लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई जो उन्होंने छेड़ी है, वो उनके नेतृत्व में फिर लड़ेगी, देश खड़ा होगा और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो ताकत में पिछले आएगा। महीनों से आप गायब हैं, सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे। इसी बीच में बागेश्वर धाम की यात्रा निकली, आप उसमें तो कहीं शामिल नहीं थे। हाँ, ये तो बागेश्वर धाम की जो यात्रा है अब वो देख सकते हो। हालांकि हमारे समाज के लोग बहुत जल्दी रंग बदलते हैं, जिधर उनको फायदा चले जाए, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा में भी थे, लेकिन मैं कहीं नहीं था, मैं अपने घर था और मैं भी कुछ अपना घर के परिवार के काम में बिजी हूँ। अभी थोड़े दिन और रहूंगा। तो वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं गजेंद्र भाई आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि आज तक जब से आप पूरा इतिहास पढ़ लो, मैं पढ़ता लिखता हूँ थोड़ा बहुत, तो बता रहा हूँ आपको कि पूरा इतिहास आप पढ़ लीजिए, और इतिहास में भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है, जब ये अखंड भारत था, जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह और ये बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे, तब तक आप देखेंगे कि इसमें एक ही बार धर्म की घोषणा हुई है। और सम्राट अशोक के समय पर इसको बौद्ध राष्ट्र बनाया गया था। सम्राट अशोक ने कि बताते कि 84,000 बौद्ध धर्म के स्कंद बनाए गए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे बेटी संघमित्रा और महेंद्र को धर्म के लिए दान कर दिया था। तो आप देखेंगे कि उस समय बौद्ध राष्ट्र घोषित हुआ था, और आज भी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो जो भारत का तिरंगा झंडा है उसके बीच में जो धम्म चक्र है वो बौद्धों की पहचान है। राष्ट्रपति के पीछे जो भगवान बुद्ध का बड़ा एक विशाल मूर्ति लगी है वो बौद्धों का प्रतीक है, और अगर नोट पर अशोक की लाट है तो वो बौद्धों का प्रतीक है, और संसद भवन के ऊपर अगर सम्राट अशोक की लाट है तो वो बौद्धों का प्रतीक है। तो ये तो स्पष्ट है कि जो सम्राट अशोक घोषणा करके गए थे ये बौद्ध राष्ट्र है, तो आज भी ये देश बौद्ध ही राष्ट्र है, उसके बाद में कोई दूसरी घोषणा नहीं हुई है। तो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो सपना देख रहे हैं पूरा नहीं होगा? नई उम्र के लड़के हैं, हमारी शुभकामना उनके साथ है, वो प्रयास करते रहें, लेकिन उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। संविधान बदलना पड़ेगा, जो लोकतंत्र और अपने अपने धर्म के प्रेमी हैं उनको बताना, उनको उनसे दो हाथ करने पड़ेंगे। साथ ही साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए क्या होगा, बौद्धों के लिए क्या होगा, क्रिश्चियनों के लिए क्या होगा, यहूदियों के लिए क्या होगा, पारसियों के लिए क्या होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? नहीं, हमारा क्या, हम तो बुद्धिस्ट आदमी, कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। अब हम कौन से वाले बुद्धिस्ट हैं सबको पता ही है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं। हिंदू राष्ट्र, प्रत्येक अम्बेडकरवादी को चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए ना करे कि उसकी किसी से दुश्मनी है, वो हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए भी करे कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान में उसको अधिकार दिया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हिंदू राष्ट्र इस भारत के लिए अभिशाप होगा। तो अगर हम अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो मोदी जी भी इसी देश के नागरिक हैं, और तमाम अमित शाह तो खुद जैन समाज से आते हैं, वो तो खुद क्या नाम है, पहले अमित शाह से ये सवाल पूछा जाए कि आप तो जैन समाज से आते हैं, आप तो खुद अल्पसंख्यक हैं। तो एक हिंदू धर्म की शाखा ही है ना। नहीं, अब ये कह देना तो अलग है ना, अगर शाखा है तो फिर अलग क्यों हुआ? बुद्धिस्ट उसी शाखा से निकले। नहीं, ये कह देना कि हम बौद्ध धर्म भी उन्हीं के हैं और ये दिगंबर और पीताम्बर भी उन्हीं के हैं और फिर
फिर तो मुसलमान भी है, तो कन्वर्ट है, तो फिर जब सब है ही उनके, तो फिर झगड़ा किस बात का है? फिर क्यों भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही है, क्यों बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है? हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो विचार तो रोज फैला ही रहे हो, क्या दिक्कत है? सारा मीडिया इनके साथ है, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार सब लोग उनके साथ हैं, तो विचारों में तो कोई कमी है नहीं। अब ये बात अलग है कि इनके विचारों को लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों ने कान में टकटक लगा लिए, घर जाकर सो जाते हैं, उन्होंने टीवी बंद कर दिए। पिछले दिनों देखा गया कि 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 68% टीवी की बिक्रियों में गिरावट आई है। तो इसका मतलब पत्रकारिता से लोगों का विश्वास घटा है। मोबाइल तो ज्यादा बिक रहे हैं। नहीं, मोबाइल तो ज्यादा, मोबाइल में सिर्फ खबरें थोड़ी आ रही है, मोबाइल में तो और ही बहुत सारी चीज आ रही है ना, ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए गजेंद्र भाई कि ये जो लोग काल्पनिक ख्वाब देख रहे हैं, मेरी तो शुभकामनाएं बाबा बागेश्वर को भी वो लंबी उम्र जिए और जीवन पर्यंत इस प्रयास को करते रहे।